क्लास 12 आर्ट्स के सभी विद्यार्थी फटाफट ऑनलाइन आ जाओ। ये बच्चों देखो, यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर सेकेंड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बच्चों इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आया हूँ और ये बच्चों पार्ट 2 होने वाली है। एक्चुअली जो पार्ट 1 है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए क्लास 12 हिस्ट्री। वहाँ पे बच्चों आपको सारी जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड करी है वो सब के सब मिल जाने वाली है। वहाँ पे बच्चों इस चैप्टर की पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, जहाँ पे हमने इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का जो बच्चों जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट किया था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने जब कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो भी फिनिश किया था, और यहाँ पे कई सारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्त वो मैंने आपको पहुँचाया। यहाँ पे हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा, और जो इतिहास के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की रचना करते हैं उन स्रोतों के बारे में, स्रोतों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। और कई सारे स्रोतों के बारे में मैंने लिखित इन्फॉर्मेशन जो है मेरे दोस्त वो आपको दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस वाले चैप्टर में चूंकि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय काल है वहाँ तक इतिहास दिया है। बट इसके पहले क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता जब अंत हुई और फिर जब चैप्टर सेकेंड में 600 ईसा पूर्व से जब कहानी आगे स्टार्ट होती है तो बीच के समय काल में, जैसे कि यहाँ देखो, हड़प्पा सभ्यता फाइनली 1300 ईसा पूर्व में BCE में बच्चों समाप्त हो गया था। और इस वाले चैप्टर में जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो 600 BCE से उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो 1300 से लेकर के 600 तक, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो मेरे दोस्त यहाँ पे 1000 साल का जो इतिहास होता है ये पूरी तरह से यहाँ बुक में दी नहीं गई है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बट मैंने आपको डिटेल्स में जो है वैदिक काल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताया। चलिए, तो ये तो पार्ट 1 की बात थी, और आज हम लोग बच्चों पार्ट 2 की स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरे दोस्त पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो ये जो टॉपिक है जहाँ तक हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था वो देखो यहाँ पे है ना। ये 2.2 वाले जो पार्ट है मेरे दोस्त, इसे हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, और इसके पहले तक की जो कहानी वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। बट आज एज उज्जवल मेरे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने बाकी के दोस्तों में मेरे दोस्त शेयर करो। आपने काफ़ी सारे छोटे बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करा है और काफ़ी दूर तक उन्हें पहुँचाया है। अब बारी है बाकी छोटे मोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करने की। बड़े लोगों की तो हर कोई सपोर्ट करता है, बड़े यूट्यूबर की वीडियोस हर कोई वॉच करते हैं, बट कभी ये देखा आपने कि छोटे यूट्यूबर कौन से कंटेंट दे रही है। यदि मैं कोई गलत कंटेंट दूं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाऊं, नहीं ठीक से पढ़ा पाऊं, ये अलग मैटर करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बच्चों ये अब मैंने सही नहीं करा। बट यदि आप वीडियो वॉच करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो और वॉच करके बस चले जाते हो बच्चों, ये कहीं से भी इंसाफी नहीं है। आपको सपोर्ट करनी है ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए वीडियो जो है लेकर के आता रहूँ। तो बच्चों ये देख पा रहे हो चैप्टर सेकेंड, राजा, किसान और नगर। यहाँ पे बच्चों आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की जो कहानी है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और मेरे दोस्त वीडियो के एंड तक जो है आपको बने रहनी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में और हो सकता है तो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं। क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन सभी के देखो आंसर भी हैं, तो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में और फुल्ली डायग्राम और डिटेल के साथ कई सारे जो MCQ हैं वो मैंने आपके लिए बनाया है। इसे मैं लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यदि आपको इस वीडियो चाहिए, ये PDF चाहिए, ये चैप्टर की जो नोट्स हैं वो मेरे दोस्त आपको चाहिए, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, ये MCQ देखना बिल्कुल ना भूलिए, जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगी मैं ये MCQ कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर टोटल हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं जो इस चैप्टर से प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में जो है वो आया हुआ है। तो चलिए इसे पहले मैं साइड करता हूँ और देखते हैं पॉइंट 2.2 में NCERT बुक्स में क्या लिखी हुई है। मेरा इस चैप्टर में इस वीडियो को पढ़ाने का जो फोकस है मेंटली वो रहने वाला है कि मैं NCERT का जो है वो लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त वो समझाऊँ। यूट्यूब पर यदि बच्चों आप जाते हो तो कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो नोट्स, एक छोटी सी नोट्स बना ली है, शॉर्ट नोट्स बना ली, उस नोट्स से ही एक्सप्लेनेशन कराई जाती है। डिटेल्स वीडियो आपको बच्चों देखने को नहीं मिलती है। कई बहुत ही कम या फिर न के बराबर वीडियो जहाँ पे प्रॉपर NCERT जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है NCERT को पढ़ना, और इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं मिले ये बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है, टेढ़ी खीर है यूट्यूब पे खोज के निकाल पाना। तो चलिए इसीलिए मैंने आपको NCERT की जो एक्सप्लेनेशन है इसकी शुरुआत करी है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आज की इस वीडियो का है वो है 16 महाजनपदों में प्रथम जनपद जो कि हमारा मगध है। तो इस मगध की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ थी मेरे दोस्त वो पढ़ते हैं। लिखा है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो कि वर्तमान में आधुनिक बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था।
समय काल है मेरे दोस्त 6 से मेरे दोस्त 4th सेंचुरी यानी कि शताब्दी BCE के समय काल तक में जो बिहार है वो सभी में से सबसे शक्तिशाली, सभी जितने भी जनपद थे 16 जनपद उसमें से शक्तिशाली जनपद बन के उभर जाता है। आधुनिक इतिहासकार जो इसे कई कारण ही बताते हैं कि भाई यदि हमारा जो मगध है, ये मगध है जो बिहार का मगध है, वो यदि सभी से शक्तिशाली था तो उसके पीछे का क्या कारण था मेरे दोस्त, वो इतिहासकार बताते भी हैं। और उन कारणों में से ये एक है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज है ना, मगध क्षेत्र में खेती की उपज जो है खास तौर पर अच्छी होती थी। तो ये पहला कारण जो है हमारा कृषि हो जाएगा मगध के शक्तिशाली बनने का। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि मगध जो है शक्तिशाली कैसे बना, तो बस उसका आंसर में आपको लिखना है कि जो मगध है उसके शक्तिशाली बनने के पीछे का पहला रीजन होता है, कई सारे रीजन है, उनमें से फर्स्ट है बच्चों कृषि। दूसरा रीजन है दूसरा रीजन यहाँ पे देखो लिखा है कि यह लोहे की खदानें यानी कि आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध था। यानी कि बिहार वाले पार्ट में, मगध वाले पार्ट में मेरे दोस्त, यानी कि जो मगध है ना, वो झारखंड भी जो हमारा राज्य है वो मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पे लोहे की जो माइंस है, लोहे के जो खदान है वो आसानी से मिल जाते थे, जिनसे कृषि के जो औजार हैं वो बनाना सरल हो जाता था। और तीसरा कारण मेरे दोस्त देखो, यहाँ पे भी आपको तीसरा कारण भी मेंशन करी गई है कि जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। यानी बिहार के जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे क्या थे, हाथी। और हाथी उस जमाने एक बहुत बड़ा हथियार, युद्ध के समय में हथियार के तौर पे देखा जाता था। सोचो ना, उस वक्त जितने भी लोग थे जो युद्ध करते थे वो तो अधिकतम लोग पैदल होते थे, पैदल सैनिक होते थे, या घोड़ों और बैलगाड़ियों से युद्ध में जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे इनके पास हाथी था, और जो हाथी है इनसे युद्ध करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हाथी की जो ऊंचाई है 2 घोड़ों के बराबर होती है। हाथी की ऊंचाई पर चढ़ करके ये लोग आसानी से जो है वो भाला फेंक करके, तीर चला करके वो लोगों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और जो हाथी है बच्चों वो घोड़ों से नहीं डरता है, घोड़ों की हाइट बहुत छोटी होती है। तो और यदि ये हाथी चाहे तो इन सभी घोड़ों को मार के पीट के भगा भी सकता था। तो इस प्रकार से हाथी का जो प्रयोग है वो उन समय में युद्ध के में किया जाता था, और इस तरह से जो युद्ध है उसमें लोग विजयी हो जाते थे। अच्छा, तो ये हमारा हो गया जंगली साथ में हाथी उपलब्ध होना। और फोर्थ रीजन मेरे दूध देखो दिया है कि गंगा और इसकी उपनदियां के आवागमन सस्ता और सुलभ हो जाता था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो इस गंगा नदी का प्रयोग करके वो आसानी से क्या कर सकते हैं, आना जाना करते थे। उनमें उसको आवागमन करना सुलभ हो जाता था, और गंगा नदी किनारे होने से जो कृषि के कार्य हैं मेरे दोस्त वो सुगमता से हो जाता था, उपज बहुत अधिक हो जाती थी। तो ये 4 कारण जो हैं वो आपको लिखनी है। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। अच्छा, तो एक यहाँ पे एक और शासक जो कारण है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वो कारण होगा कि बहुत सारे जो जैन मुनि हैं और लेखक हैं उसने क्या कहा, तो मगध की महत्ता कारण है विभिन्न शासकों की नीतियाँ। तो हम लोग एक नीति यहाँ पे एक कारण ऐड कर सकते हैं, शासकों की नीतियाँ। शासकों की नीतियाँ, क्योंकि जितने भी मगध के शासक आए वो सभी महत्वाकांक्षी शासक थे। वो अपने राज्य को जो है वो विशाल, विस्तार और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और यदि यदि आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, आप चाहते हो और करने में लग जाते हो तो आप सफल हो जाते हो। जैसे अभी आप क्लास 12th में हो, अभी अभी आप 12th में आए हो और आप चाहते हो कि मार्क्स, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में आप हिस्ट्री में जो है 90+ मार्क्स लेकर के आओ। और कई सारे मेरे विद्यार्थी जो है 90+ मार्क्स लेकर के आते भी हैं और आए भी हैं, कई सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। तो 90% मार्क्स जो है आप उससे भी अधिक जो है लेके आना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। यदि आप सोच लेते हो उसके बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप परीक्षा में जो है वो मेरे दोस्त सफल होने से आपको कोई जो है रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी उस वक्त के शासक थे उनने क्या करी, पहले प्लानिंग करी, उनकी में महत्वाकांक्षा था अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का, राज्य को विस्तार करने का, तो उन्हें किया। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है कि जो बिंबिसार हैं, तो कुछ राजा के नाम जो है, मगध के कुछ राजाओं के नाम यहाँ पे दी गई है। तो पहला राजा का नाम देखो क्या क्या लिखा है, बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरा नाम है मेरे दोस्त अजातशत्रु, क्या है, अजात सत्तु, सत्तु लिखा है, शत्रु लिखा है, अजात सत्तु है ना। तीसरा शासक का नाम लिखा है महापद्मनंद, महापद्मनंद।
पद्मनंद। तो ये जो है, ये सभी शासक जो हैं वो क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। और इन सभी शासक के नीचे काम करते थे मंत्री, और जो जो उस मंत्री थे वो क्या करते थे, इनकी नीतियां को बिहार में, मगध में लागू करते थे। चलिए और थोड़ी सी कहानी को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो बिहार है उसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। लिखा है कि प्रारंभ में जो राजगाह है, देखो नाम क्या है बच्चों यहाँ पे, राजगाह। तो अभी जो इसको हम लोग राजगृह के नाम से जानते हैं, इसका उस वक्त जो नाम है मेरे दोस्त वो होता था राजगाह। राजगीर का प्राकृत नाम था, और ये बच्चों मगध की राजधानी हुआ करता था। ये क्या था मेरे दोस्त, तो राजगाह जो है मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी का नाम क्या है, तो राजगाह उस समय में, और वर्तमान समय में इसे राजगीर कहते हैं। और यह रोचक बात है कि इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है राजाओं का घर। ये जो मेरे दोस्त राजगीर है, राजगाह, राजा जहाँ आश्रय करता है, राजाओं का जो घर है उसे राजगृह कहते हैं। यदि आपसे पूछे राजगीर का अर्थ क्या होता है, राजगाह का अर्थ क्या होता है, तो आपको कहना है राजाओं का घर, राजाओं का मेरे दोस्त घर। तो इस तरह से हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक से मेरे दोस्त निकालते हैं। आगे जाकर कई सारे घुमावदार और कठिन कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इसीलिए बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़नी आवश्यक है और सिस्टमेटिक वे में पढ़नी आवश्यक है। तो बने रहो और आगे देखते हैं। तो कहता है कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह। देखो जो राजगाह है उसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो राजाओं का घर। और ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से चारों ओर से किसे भी घिरा हुआ है, तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये किलेबंद शहर है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया। तो पहले राजगाह राजधानी था, और फिर इस राजधानी राजगाह से बदल के बाद में आ जाता है पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना को कही जाती है ना। अभी के समय में इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पटना कहते हैं, और जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित है। तो जो पाटलिपुत्र है किसके किनारे है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपको लिख लेना है गंगा के किनारे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्हें भी आप अपने कॉपी में जो है वो नोट करते चलो। तो ये आपका गंगा किनारे है, ठीक है। चलिए अब ये आप देख लो, यदि आपसे प्रश्न में एग्जाम्स में आ जाए कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद मगध कैसे बनता है, तो इसके कई कारण हैं, कई कारण हैं। उन कारणों में दोस्त उल्लेख करना, पहला बताना है कि यहाँ की ज़मीन मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, जिनसे उपज अच्छी होती थी, और सभी लोगों का भरण पोषण जो है वो आसानी से हो जाता था। और उस समय की सबसे आवश्यक जो चीज़ थी वो बच्चों अनाज था, है ना। अनाज जो है उनको उपजाना, ज़मीन कम होना और बाकी उपलब्धता ना होने की वजह से अनाज की उपलब्धता बहुत कम होती थी। कृषि जो है वो करना एक बहुत ही जटिल काम होता था। अनाज उपजाना बहुत जटिल काम है, और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो लोगों के लिए अति आवश्यक होता था, और अभी भी आवश्यक है। दूसरा है रीजन कि यहाँ के जंगलों में हाथी का पाए जाना, जिसकी वजह से ये सेना में जो है इसकी बहुत भरपूर प्रयोग करी जाती थी। और तीसरा इसकी जो राजधानी है राजगीर, वो चारों साइड से पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहाड़ी से घिरा होने की वजह से ये एक बहुत ही सुरक्षित स्थल बन जाता है। चौथा है गंगा नदी, तो सस्ता परिवहन मिल जाता है। और फिफ्थ है मेरे दोस्त, लोहे की इतनी खदानें यहाँ पे थी जिनसे हथियार बनाना सुलभ था। और फिर इस प्रकार से जो मगध है वो अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, और आसपास के जितने भी जनपद होते हैं, आसपास के मेरे दोस्त जो जनपद होते हैं उनके साथ युद्ध करके उन सभी को ये हरा के अपनी साम्राज्य को ये बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर लेता है। आइए अब मैं यहाँ पे मगध का जो विस्तार है उसकी कहानी शुरुआत से बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखनी कि आखिर ये जो मगध साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई कब, और इसकी जो स्थापना है मगध की वो किसने करी। तो पहला मेरे दोस्त यहाँ पे नाम याद रखना, बिम्बिसार। ये पहला जो इसका रूलर होता है मगध का वो कौन है, बिम्बिसार है। आइए मैं आपको बिम्बिसार के बारे में बताता हूँ कि बिम्बिसार कौन था। तो बच्चों बिम्बिसार जो है, और इसी ने जो है ये मगध साम्राज्य की मेरे दोस्त स्थापना करी थी, ठीक है। ये जो मगध साम्राज्य है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना किसने करी है, तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है, मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो बिम्बिसार ने करी थी। और जो बिम्बिसार है इसका जीवन काल पता है क्या था, तो 544 से लेकर के 492 BCE तक, यानी कि 544 से 492 ईस्वी तक जो है इसका बेसिकली जीवन काल रहता है। ये तब तक रूल किया है। और इसकी मृत्यु के साथ ही जो बिम्बिसार है और ये जो हर्यक वंश है ये समाप्त हो जाता है। यानी जो बिम्बिसार है वो कौन से वंश से बिलोंग करता था, तो नाम याद रखना, हर्यक वंश। तो बिम्बिसार जो हर्यक वंश से बिलोंग करता है, और ये मगध की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम कह सकते हो वंश था, जिसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन करी थी। ये जो राजा है मेरे दोस्त ये बुद्ध का समकालीन था।
गौतम बुद्ध का जो है, ये कौन है मेरे दोस्त, तो ये गौतम बुद्ध का समकालीन था और मात्र 15 साल की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में ये जो है वहाँ पे राजा की गद्दी पर बैठा था और इसने एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया और ये करीब करीब कह सकते हो 80,000, कही जाती है कि 80,000 गांवों को मिला के, 80,000 गांवों को मिला करके इसने जो है इस राज्य की स्थापना करी थी। इसने सबसे पहले जो है गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया, बाद में राजगिरह को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, राजगिरह से पहले भी राजधानी इसने किसे बनाया था, तो बच्चों बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी जो है हर्यक वंश ने सबसे पहले गिरिवर्ज को बनाया था। कहाँ पे, गिरिवर्ज को, और फिर गिरिवर्ज से ये बदल के आया, गिरिवर्ज से बदल के आया बचाइए राजगिरह, राजगिरह, और फिर जा करके बस इसके बाद आने वाले जो बाकी के वंशज होते हैं इस मगध साम्राज्य में, वो उसकी राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र बना देते हैं। कौशल राज की पुत्री, इससे पता है शादी किससे करी थी, तो कौशल राज, आपको मैंने बताया था ना एक दूसरा जो है आपका महाजनपद जिसमें नाम था कौशल, तो जो कौशल राज की पुत्री, कौशल राजा का जो पुत्री है जिसका नाम था मेरे दोस्त कौशल देवी, कौशल देवी है ना, कौशल देवी, कौशल राज की देवी, कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से इसने प्रथम विवाह किया और इसके एक विवाह नहीं, इसकी 3 पत्नियां थी, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र हमें देखने को मिलती है। तो दूसरा बच्चों याद रखना है कि हाँ, दूसरी जो पत्नी है वो इसके मिलती है, इन्हें मिलती है लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक जो है उस लिच्छवी शासक, इसका नाम था चेतक और इसकी पुत्री का नाम है मेरे दोस्त चेलना, इसकी पुत्री का नाम था चेलना। तो ये जो है चेलना के साथ भी इसने विवाह करा और ये इसकी दूसरी पत्नी होती है। और एक और पत्नी थी जिसका नाम था खेमा, एक और पत्नी है जिसका नाम होता है मेरे दोस्त खेमा। तो इसकी 3 शादियां जो होती है और इस प्रकार से उस इलाके में इसने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया था। और लास्ट में मेरे दोस्त ध्यान रखना है कि जो बिंबिसार है इसकी मृत्यु जो है, इसकी मृत्यु जो है हत्या से हुई थी, हत्या से हुई थी और उसकी हत्या जो है इसके पुत्र ने की और पुत्र का नाम था बच्चों अजात शत्रु। क्या था, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु राजा बनने के लिए उसने क्या करी, बिंबिसार की हत्या करी थी और खुद के पुत्र के द्वारा ये जो बिंबिसार है मारा गया और इस प्रकार से इसका जो है वो अंत हो जाता है 492 ईसा पूर्व में। और 492 ईसा पूर्व के बाद अब जो दूसरा राजा बनेगा वो कौन बनेगा, तो जिसने मारा आने की इसका जो पुत्र है वो राजा बनता है और पुत्र का नाम है अजात शत्रु। तो दूसरा राजा मेरे दोस्त यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा जो राजा है वो कौन बनता है मगध साम्राज्य का, तो अजात शत्रु, अजात शत्रु जो है सेकेंड नंबर का राजा बनता है, कहाँ का, तो मगध साम्राज्य का। चलिए अब मैं बताता हूँ मगध साम्राज्य का ये जो राजा मगध साम्राज्य का अजात शत्रु बना, इन्होंने क्या करा और कब से कब तक रहा। तो बच्चों ये तो आपको याद है सबसे पहले 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 तक, आने की ये कह सकते हो 32 साल तक इन्होंने जो है वो रूल करी थी वहाँ पे। और इसने अपने पिता की हत्या करके सम्राट बना था और यहाँ पे बाप को मार करके राजा बनने का ये प्रथम प्रमाण होता है। प्रथम प्रमाण हमें अभी यहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे पुत्र ने क्या करी, पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। और ये अजात शत्रु बहुत शातिर निकलता है, बहुत चालाक होता है। इसने क्या करी थी, जो वज्जी महाजनपद हमारा था, पड़ोसी महाजनपद जो था उसमें वहाँ पे बच्चों चलता था गणतंत्र। वहाँ पे एक ऐसा शासन था मेरे दोस्त, तो वहाँ पे बच्चों शासन था गणतंत्र का। तो गणतंत्र का शासन मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ के जो लोग हैं वो वोट करते थे, भी चुने हुए जो सदस्य हैं वो राजा बनाते थे, इस प्रकार से शासन चल रहा था। लेकिन वहाँ पे वज्जी ने क्या करी, वज्जी का जो गणतंत्र शासक है शासन था, वहाँ पे अजात शत्रु ने क्या करी, तो अजात शत्रु ने फूट डाला, इन लोगों में फूट डाला, आपस में एक दूसरे को भड़काया और फिर जाकर के ये राज्य को भी अपने में मिला लिया। इस युद्ध में प्रथम बार कुछ हथियार का प्रयोग होता है जिसका नाम था बच्चों रथ मुसल। आपने बाहुबली फिल्म में वो हथियार देखा था ना, जो कि रथ में कुछ चक्री लगे हुए रहते थे और वो जब युद्ध के मैदान में जाता है तो जो दुश्मन है वो अपने आप काटे जाते, मारे जाते, भाग जाते थे। तो रथ मुसल। और दूसरा हथियार था दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम था महाशिला कंटक। तो ये जो 2 किस्म के हथियार हैं, इन हथियारों के दम पर अजात शत्रु जो है वो विजयी हो जाता है। और विजयी होने के बाद ये क्या करता है, तो विजयी होने के बाद ये बस
मजे से शासन कर रहा है। आसपास के कई सारे जो राज्य हैं अब इस युद्ध के बाद डर के मारे इस अजातशत्रु की मगध साम्राज्य में अपनी सेना मीन्स अपने आप को शामिल कर लेते हैं। इसी के समय काल में यहाँ पे क्या होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद क्या करता है, इनके कह सकते हो ना, वो जो हमारा भस्म होता है, मृत्यु के पश्चात जो भस्म मिला, इस भस्म पर राजगिरा में इसने एक स्तूप बना दिया। गौतम बुद्ध की स्तूप बनाई और इसी स्तूप पर जो है प्रथम बौद्ध, यहाँ पे याद रखना, प्रथम बौद्ध जो संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मेरे दोस्त, वो इसी स्तूप पे होता है। कहाँ पे, तो राजगृह में। कहाँ पे होता है बच्चों, तो राजगृह में ही जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो होता है। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड राजा मगध साम्राज्य का। सेकेंड के बाद क्या कोई थर्ड भी आता है, बिल्कुल थर्ड आता है। और थर्ड जो राजा है मेरे दोस्त, उसका नाम था उदायीन। तीसरा राजा कौन आता है मगध में, उदायीन होता है। और ये 460 से लेकर के 444 BCE तक जो है वो राज करता है। और इसने भी सेम वही काम करा जो इसके पहले के शासक अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का ये पुत्र है। यहाँ उदायीन के बारे में लिखो, ये कौन है बच्चा, तो ये अजातशत्रु का पुत्र है। और इसने भी पिता की हत्या करके ही राजा बना था, पिता की हत्या करके राजगद्दी पाया था। तो जिस प्रकार से इसके पिता ने पिता की हत्या करी, यानी कि इसके दादा की, और ठीक उदायीन ने जो है पिता के ही रास्ते पे चला। पापा मैं आपके रास्ते पे ही चलूंगा, आपसे ही इंस्पिरेशन लूंगा, आपके कहे अनुसार, आपके किए अनुसार ही चलूंगा। उदायीन ने अपने बाप के अनुसार किए अनुसार चला, तो अजातशत्रु की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी, और ये खुद राजा बन जाता है। अब इसने काम क्या करा, तो बच्चों इसके बारे में ध्यान देना। इसने क्या करी, गंगा नदी, सोन नदी और एक और है पुनपुन। कौन सा नदी, पुनपुन। और इसी नदी को मेरे दोस्त गंडक नदी भी कहते हैं। तो सोन नदी, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, इन तीनों नदियों का जो संगम स्थल है, ये तीनों नदियों का जो मेरे दोस्त संगम स्थल है, उसका नाम है पाटलिपुत्र। उसका नाम है पाटलिपुत्र। तो इसने क्या करी, पाटलिपुत्र की स्थापना करी। मतलब इसने एक नया शहर पाटलिपुत्र की स्थापना करी। नाम याद रखना बच्चों, उदायीन ने क्या करी, पाटलिपुत्र की स्थापना करी। कहाँ पे करी, तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के मिलन स्थल पे, या तो कह सकते हो इन नदियों की संगम के पास। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के आपसे पूछ सकता है कि बताओ पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम में है। पाटलिपुत्र जो है वो किन नदियों के संगम में है, तो नाम मेरे दोस्त गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, पाटलिपुत्र, ये जो 3 रिवर है उसके नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बाद में क्या होता है, राजगीर से इसने अपनी जो राजधानी है वो वापस पटना उठा के ले जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे 1, 2 और ये 3 हमारा खत्म हो गया। और इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद यहाँ पे एक और राजा है मेरे दोस्त, और फोर्थ राजा का नाम लिखो। फोर्थ जो राजा बनता है, चौथा जो राजा बनता है इस मगध साम्राज्य में, उनका नाम होता है शिशुनाग। क्या है मेरे दोस्त, शिशुनाग वंश। वंश ही बदल गया। देखो अब क्या होता है, अभी तक जितने भी शासकों के बारे में हमने पढ़ा, चाहे वो अजातशत्रु हो या फिर मेरे दोस्त उदायीन हो, ये सभी के सभी जो है हर्यक वंश से थे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कौन सा वंश का शासन चल रहा था, तो हर्यक वंश, यानी कि बाप का बेटा, बेटा का बेटा जो है वही शासन कर रहा है। तो ये कौन सा पीढ़ी था, कौन सा वंश था, तो यार नाम याद रखो, हर्यक वंश। हर्यक वंश ये समाप्त हो जाता है। हर्यक वंश की जो शुरुआत है वो बिंबिसार के साथ होता है 544 में, और फाइनली हर्यक वंश जो है मेरे दोस्त वो खत्म हो जाता है। हर्यक वंश जो है वो खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, तो 444 ईसा पूर्व तक आते आते, 444 ईसा पूर्व आते आते, यानी कि 100 साल के आसपास कह सकते हो। तो हर्यक वंश जो है इसने 100 से प्लस साल तक जो है वो शासन करी। और फिर हर्यक वंश समाप्त हो जाता है शिशुनाग के साथ। इसके बाद शिशुनाग नहीं, वो कह सकते हो उदायीन के बाद, फिर इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते होंगे। तो अब यहाँ से आता है नेक्स्ट वंश हमारा, देख सकते यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और जो मेरे दोस्त शिशुनाग वंश है, इसकी स्थापना जो है वो होती है 412 में। कब तो होती है,
तो 412 में, और 344 BCE तक चलता है। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हमने देखा कि जो उदाइन है वो 444 में मारा जाता है, तो बोलो 444 ईसा पूर्व तक वो रूल करता है। फिर 444 के बाद से 412 सदी कैसे आ गया, ये बीच के जो है वो कहाँ गए। तो बच्चों बीच के बारे में आप याद रखना, जो बीच के शासक जो आए वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे, और यहाँ पे उसका प्रभाव जो है वो नहीं रहा, है ना। और धीरे धीरे उसका जो पूरा का पूरा कह सकते हो पीढ़ी है, वंश ही है, वो खत्म हो जाता है। अब हर एक वंश समाप्त होने के बाद कोई दूसरा तो शासक बनेगा। जब देखिएगा राज्य कमजोर हो रहा है, उसको संभालने के लिए राजा कमजोर है, कोई दूसरा तो उसका स्थान लेगा। तो इसका स्थान जो है वो कौन लेता है, शिशुनाग लेता है। शिशुनाग वंश स्थापना होती है। शिशुनाग में रूलर कौन बना, तो शिशुनाग वंश का जो पहला राजा है मेरे दोस्त, वो खुद बनता है शिशुनाग। यहाँ पे ध्यान देना, शिशुनाग इसका प्रथम राजा बनता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, जो शिशुनाग है पता है कौन था पहले, तो शिशुनाग जो है उसने करी क्या, तो उसने जो है हर्यक वंश के अंतिम राजा, इसको लिख लो, हर्यक वंश के अंतिम राजा, नाम था नागदशक, अंतिम राजा नागदशक, नागदशक की उसने हत्या करी, नागदशक की इसने हत्या करी, नागदशक की हत्या की। और ये नागदशक जो है एक बहुत ही कमज़ोर शासक था। नागदशक कैसा शासक है, तो ये बहुत ही कमज़ोर शासक था, इनकी वजह से साम्राज्य को सदा नुकसान पहुंच रहा होगा। तो फिर क्या करी, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। अब बोलो उसके शिशुनाग कौन था, वो कहाँ से अचानक आ गया, तो शिशुनाग जो है वो इसी वंश में, हर्यक वंश में ही एक अमात्य था। और अमात्य कौन था बच्चों, तो अमात्य जो है वो मंत्री को कहते हैं। तो समझना, इसी के राज्य में एक मंत्री था, नाम था शिशुनाग। इस शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या करी और खुद वो जो है राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद इसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी, और शिशुनाग जो है अपने राजधानी वैशाली को बनाता है। इसने क्या करी, वैशाली राजधानी कहाँ बनाया इसने, अपना राजधानी बनाया वैशाली में, क्योंकि इन्हें अब तो पटना से खतरा आ रहा था ना। क्योंकि अब देखो, आप पाटलिपुत्र में जो शासक रहता है, तो शासक के आसपास कई सारे उसके सपोर्टर भी होते हैं, और आपने पाटलिपुत्र को दोबारा कहीं राजधानी बनाया, तो हो सकता है कि उनके कोई जान पहचान वाले, उनके कोई अननोन मैन होंगे, वो आपकी हत्या कर दे। इसलिए शिशुनाग जो है वो क्या करता है, अपनी राजधानी को बदल के वहाँ से उठा के लाता है, कहाँ पे, वैशाली। और फिर शिशुनाग के बाद जो दूसरा राजा बनता है, जो किसका पुत्र होता है, और शिशुनाग का जो पुत्र है उसका नाम होता है कालशोक। नाम याद है ना, कालाशोक नाम है इसका, कालाशोक। तो शिशुनाग का पुत्र कौन है मेरे दोस्त, कालाशोक है। ये राजा बन जाता है, और इसने क्या करी, इसने राजधानी चेंज कर दी। तो कालाशोक के बारे में इतना याद रखना, राजधानी पुनः, यहाँ पे लिखो, पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। तो पाटलिपुत्र एक ऐसे जगह पे था, बढ़िया जगह पे था, तो दोबारा इसने जो है राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, क्योंकि वहाँ से जो है शासन चलाना और बाकी पूरे इलाके में साम्राज्य को नियंत्रित करना थोड़ा आसान हो जाता था। वहाँ से आवागमन भी अच्छी थी, और दूर दूर प्रदेशों तक जो है व्यापार भी ठीक से होता था। तो इसीलिए इसने अपनी राजधानी पुनः कहाँ बना लिया, तो पुनः इसने पाटलिपुत्र को बना लिया। इसके समय में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है बच्चों, इसका नाम याद रखना, दूसरा महत्वपूर्ण काम इसने क्या करी, द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सा, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन करवाया था, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है काल अशोक के समय में ही होता है। और अब दूसरी बौद्ध संगीति क्या है, तो जो बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ। देखो, सब मिला के टोटल ना 4 बौद्ध संगीति आपको पढ़नी होती है। उनसे पहला हमने पढ़ लिया, पहला बौद्ध संगीति हमारा हो गया। और जो पहला बौद्ध संगीति है मेरे दोस्त, वो किसने किया था, अजात शत्रु के समय में हुआ था, है ना। पहला बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के समय में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय में होता है। कहाँ पे होती है, कालाशोक के समय में होती है। बट ये इसकी मीन्स समझना हमें ये है कि ये बौद्ध संगीति आखिर क्या है। तो बच्चों देखो, बौद्ध संगीति के बारे में याद रखना, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ सालों के अंतराल में, 100 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल के बाद इस धर्म में, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें हो रही, क्या बदलाव करना आवश्यक है, कुछ बुराई वगैरह तो नहीं है, कुछ सुधार करने की तो आवश्यकता नहीं है ना। तो एक वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हो, उस वक्त की जितनी दुनिया जैसी भी रही, वो पूरे स्तर पे, विश्व के स्तर पे जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी होते हैं, जो बड़े बड़े अनुयायी होते हैं, कि अब आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत बड़ी बैठक होती है।
विश्व स्तर पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। तो इसी संगति को मेरे दोस्त, इसी संगोष्ठी को मेरे दोस्त बौद्ध संगीति कहते हैं। तो 4 होते हैं, पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालशोक के समय में, और आगे और होंगे, वहाँ पे मैं इसके बारे में आपको जो है वो बताते चलूँगा। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है अब जो कमेंट करके बताते चलो। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत डिटेल्स में कुछ ज़्यादा ही मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपको एक बार रोड मैप बता दिया ना कि मगध साम्राज्य में कौन कौन रूलर आए, सारे रूलर्स के नाम मैंने एक जगह बता दी। तो इससे क्या होगा, आपका ये फ़ायदा होगा कि चैप्टर को समझने में आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए मैं सारा एक बार फिर नाम लिख देता हूँ। पहले हमने बिम्बिसार के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने बिम्बिसार का जो पुत्र है उसका नाम था अजातशत्रु, इस अजातशत्रु के बारे में हमने पढ़ा। तीसरा मेरे दोस्त उदायन के बारे में पढ़ा। इसने उदायन ने ही जो है पटना की स्थापना करी है, पाटलिपुत्र की स्थापना करी है। और इसके बाद जो सो हम लोग शिशुनाग के बारे में पढ़ा, शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद इसका पुत्र का नाम हमने पढ़ा, इसका नाम था कालाशोक, कालाशोक। तो मगध की गद्दी पर ये 5 राजा अभी तक बैठ चुके हैं, इनके बारे में हमने क्या करी है, पढ़ ली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बुक में आखिर क्या लिखा हुआ है। बुक वाला को हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते, बुक के अकॉर्डिंग हमें चलनी होती है। तो बुक में यहाँ पे हमारा एक टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों। बुक में हमारा जो 3rd टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है एक आरंभिक साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। तो मगध का विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो देखो, मगध का विकास चल रहा है, मगध के विकास के साथ साथ जो है मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। और जो मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी कि इसका जो साम्राज्य है वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। बट अब बोलो से ये अचानक से मौर्य साम्राज्य कहाँ से आ गया, आखिर ये मौर्य साम्राज्य अचानक से कहाँ आ गया? तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य अचानक से नहीं आ गया है। यहाँ पे देखो, ये जो काल अशोक के बाद नंबर 6, काल अशोक के बाद जो है ना नंबर 6 का जो शासक बनता है, पता है कौन होता है? वो होता है मेरे दोस्त शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है, उसकी हत्या महापद्म कर देता है। देखो, महापद्म, महापद्म नंद ने क्या करी, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या कर देता है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो होता है उसकी हत्या कर देती है। है ना, बिल्कुल सही। तो मगध में जो है शिशुनाग वंश की समाप्त हो जाती है। और शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद आता है, और एक तरह से कह सकते हो नंद वंश की स्थापना होती है। कौन सा वंश? तो नंद वंश जो है वो अब यहाँ से शुरू हो जाता है। अब महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है, अब ये रूल कर रहा है। अब इस महापद्मनंद में अंतिम शासक जो रहता है उसका नाम रहता है घनानंद। अंतिम शासक जो है वो, उसका नाम होता है घनानंद। ये बहुत ही अहंकारी था, और साम्राज्य इसका इस वक्त इतना विस्तार हो गया था कि ये अब साम्राज्य के पैसे से जो इनकम हो रहा था, और जो धन दौलत संपत्ति इसके साम्राज्य में, तब उसका वो ये सुख भोग रहा था, उसकी सुरक्षा करना, उसका देखरेख करना, इस चीज़ पे वो ध्यान अब कम देने लगा था। तो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, घनानंद के समय में ही जो है भारत में सिकंदर आता है। घनानंद के समय में भारत में जो सिकंदर है वो हमला करने के लिए आता है, और ये जो सिकंदर है वो यूनानी राजा होता है, भारत पे हमला करने के इरादे से आ रहा था। तो यहाँ पे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस घनानंद की हत्या करता है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या करता है, इस घनानंद की हत्या करता है, और यहाँ से मेरे दोस्त मौर्य वंश की स्थापना होती है, जिनके बारे में यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है ना। ये देखो, तो ये जो मौर्य वंश है इसकी जो विस्तार है वो बहुत दूर दूर तक हमें देखने को मिलती है। बिहार से देखो अफगानिस्तान तक है। और फिर इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र होता है उसका नाम होता है अशोक, जिन्होंने भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। और इसी के समय में जो कलिंग युद्ध है वो होती है। तो इस चैप्टर में मेरे दोस्त यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अशोक ने किस प्रकार से युद्ध करा इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य दोस्तों उसका विस्तार कितना दूर था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, एक देख सकते हो यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आपका भाषाएं और लिपियां करके है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जबकि पश्चिमोत्तर से मिले जो अभिलेख हैं वो अरामिक और यूनानी भाषा में लिखे हुए। प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। तो प्राकृत में जो लिखा गया, अधिकांश अभिलेख प्राकृत में लिखा है, और ये ब्राह्मी लिपि में है। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। खरोष्टी, तो लिपि 2 प्रकार की होती है, एक ब्राह्मी लिपि, दूसरा क्या खरोष्टी लिपि।
और भाषा ये प्राकृत भाषा है, ये अरामिक भाषा है, ये यूनानी भाषा है। तो भाषा अलग है, लिपि सेम है। जिस प्रकार से अभी के समय में जो हमारी भाषा है वो है हिंदी, है ना, वो है भोजपुरी, मगधी, है ना, और भी कई सारे हैं। पर लिपि जो है मेरे दोस्त वो देवनागरी ही है, देवनागरी लिपि है, बट भाषा अलग अलग है। तो उसी प्रकार से लिपि था ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, लेकिन भाषा था सिर्फ प्राकृत, अरामिक और यूनानी, है ना। अरामिक जो है और जो यूनानी लिपि है इसका प्रयोग अफगानिस्तान से जो अभिलेख है वहाँ से मिलता है। तो मतलब अफगानिस्तान में जो अभिलेख बच्चों हमें मिलती है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ था, तो वो बच्चों आपका यूनानी और अरामिक भाषा में जो है वो लिखी हुई थी। अगला टॉपिक है नेक्स्ट 3.1 में कि हमारा जो है मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हमारे क्या हैं। तो बच्चों इस स्रोत के बारे में बात करी जाए तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है वो इतिहासकार अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी हमको मिल जाता है, जैसे कि उस वक्त की जो मूर्तिकला है वो, और उस वक्त के समकालीन जो राजा थे उस वक्त की जो मूल्यवान रचनाएं थी ना, उस वक्त जो राजा लोगों ने या फिर बोलो उस वक्त के जो लोगों ने लेखकों ने जो कहानियाँ लिखी है, जो किताबें लिखी है, वहाँ से भी हमें उस उम्र के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज, और उनके द्वारा लिखी गई जो विवरण है वहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा, उसी समय काल में चाणक्य ने किताब लिखा था, नाम था वो अर्थशास्त्र, तो हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है। अब दूसरी चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, और यूँ कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में कहीं ना कहीं चाणक्य का ही जो है वो हाथ रहता है। अच्छा, अब क्या है, मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाडम में भी मिलता है। तो बच्चों ये चीज़ याद रखो, क्या लिखा है कि परवर्ती जैन यानी कि उस वक्त और उसके बाद में जो जैन धर्म की किताबें हैं, है ना, जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है, उन किताबों में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हीं किताबों को हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य का कह सकते हो वो पौत्र होता है, अशोक ने क्या करी थी, पूरे भारत में कई जगह पे अशोक ने कई जगह पे ये जो दिख रही है खंबे जैसा, ये खंबे जैसा इस प्रकार की चीज़ों को बनवाया था। कई सारे अभिलेख जो है वो अशोक ने तैयार करवाए थे, और इन अभिलेखों को पढ़ करके भी हमें जो जानकारी है वो मिलती है। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था, लास्ट वीडियो में जो स्रोत हैं इस चैप्टर की, जितने भी स्रोत हैं जहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती है, उन स्रोतों के प्रकार और इन स्रोतों के जो नाम हैं विभिन्न विभिन्न उनके मेरे दोस्त, वो मैंने आपको पढ़ाया था, लिखाया था। आइए आगे है, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता है अशोक, वो पहला सम्राट बनता है जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत और पत्थरों और पॉलिश के स्तंभों पर लिखवाया। मतलब ये क्या कर रहा है, अशोक अचानक नहीं आ गया है। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पहले तो बना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो पुत्र, इसका नाम था वो बिंदुसार। पुत्र का नाम क्या होता है, बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र है इसका नाम होता है अशोक, है ना, सम्राट अशोक। तो ये अशोक क्या करता है, कई सारे अभिलेख बनवाता है, कई सारे क्या बनाता है, अभिलेख जो है उसकी ये रचना करवाता है। पत्थरों पर पॉलिश किया, पॉलिश करके स्तंभों पर कई प्रकार की प्राकृतिक जो संदेश है राजा के द्वारा लोगों के लिए, वो लिखवा देता है। अशोक क्या है, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अशोक जो है अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अब बोलो ये धर्म क्या था, तो ये धर्म जो है वो कह सकते हो एक नीति है, या तो कह सकते हो एक सर्वमान्य, जो सभी धर्म के लोग मान सकते हैं, सर्वमान्य नियम था जो हर एक लोगों को मानना चाहिए, और हर एक लोग धर्म के लोग मान सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये अच्छी बातें लिख करके ये अपना प्रचार प्रसार करवाता है। इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगी आखिर इस धर्म में क्या लिखा हुआ था। अच्छा, इनमें बड़ों के प्रति आदर, देखो इस धम्म में क्या लिखा हुआ है, तो धम्म में लिखा है मेरे दोस्त बड़ों के प्रति आदर। दूसरा लिखा है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखानी है। तीसरा लिखा है सेवकों और दासों के साथ जो है वो उदार व्यवहार करनी है। और फोर्थ में लिखा है दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल था। तो इस प्रकार की बातें जो है अशोक ने अपने धम्म में लिखा था, इसका प्रचार प्रसार करवाया था, और ये अभिलेखों में लिख लिख के प्रचार करता था, खंभों में लिखता था, पूरे राज्य के बड़े बड़े शहरों के चौक चौराहों पर जो है इस तरह की चीज़ों को बना करके वो लिख करके लोगों तक संदेश भेज रहा था। तो इसे ही अशोक का हम लोग धम्म नीति कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अशोक का जो धम्म है उनमें किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, क्या सिखाता है, तो बताना सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दूसरा सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, और कहता है
दूसरे के धर्मों और परंपराओं का जो है आदर करना शामिल था। इसे ही बच्चों हम लोग अशोक का धम्म नीति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट 3.2 में कि साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि साम्राज्य जो है मौर्य वंश, इसकी जो प्रशासन है, साम्राज्य का प्रशासन है ना, तो क्या लिखा है इसमें कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य जो है उसके 5 प्रमुख केंद्र हैं। क्या क्या है बच्चों? पहला तो राजधानी पाटलिपुत्र था। दूसरा 4 ठो प्रांतीय केंद्र है। एक 4 कह सकते हो, जिस प्रकार से हमारा देश जो है वो राजधानी दिल्ली है, बट हमारा देश 28 राज्य में बटा हुआ है और हर एक राज्य की अपनी राजधानी है। तो उसी प्रकार से पाटलिपुत्र इसका मेन राजधानी था। इसके बाद इसके प्रांतीय केंद्र थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। तो ये 4 जो हैं पार्ट्स में, प्रांतों में हमारा मगध साम्राज्य जो है वो बटा हुआ था, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसके 5 प्रमुख केंद्र थे। 5 प्रमुख केंद्र हैं, क्या क्या बच्चों? तो पहला पाटलिपुत्र, ये तो राजधानी था। इसके अलावा 4 और हैं। 4 और कौन कौन से थे? तो बच्चों तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी, है ना। और ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये कह सकते हो प्रांतीय केंद्र हैं। प्रांतीय प्रांतीय केंद्र है ये। तो ये प्रांतीय केंद्र हैं और प्रांतीय केंद्र में नाम याद रखो तक्षशिला, उज्जैनी। इसके सैन्य जो प्रशासन है उसमें एक समिति होता था और 6 गो उप समिति होता था, जैसा कि मेगास्थनीज ने अपनी किताबों में जिक्र किया था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और देखो आगे है कि यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें, है ना, तो जो भी अभिलेख हमें मिले हैं उनका परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा साम्राज्य है वो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे संदेश संदेश जो है उत्कीर्ण मिलते हैं। तो ये जो संदेश उत्कीर्ण मिलने वाले मीन्स अभिलेख हैं, इन अभिलेख जहाँ जहाँ लगी है उनसे भी तो हम ये पता लगा सकते हैं ना कि आखिर साम्राज्य कितना दूर तक फैला हुआ था। तो यदि ये हमारा भारत है, भारत के पश्चिमी प्रांत, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ पाकिस्तान से लेकर के आप आ जाओ ना, ये हमारा देखो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बच्चों उड़ीसा देखने को मिलती है, इधर ऊपर में उत्तराखंड देखने को मिलती है। तो ये जो इलाका इतना बड़ा सा रहता है, उन पूरे इलाके पे जो हमारा मौर्य साम्राज्य वो फैल चुका था। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में मेरे दोस्त आप देख सकते हो, ये मैप देखो। इस मैप में ये जो ट्राइंगल बनी है रेड कलर की, वो महाशिलालेख है, लघु शिलालेख है, ये स्तंभ लेख है। तो देख सकते हो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिली हुई है। ये पर देखो पूरे आपको जम्मू कश्मीर दिख रही है, यहाँ देखो पाकिस्तान दिख रही है, ये गुजरात है ना, इधर आ जाते तो महाराष्ट्र वाला भाग, ये देखो यहाँ पे ओडिशा है। तो ये जो प्रॉपर रीजन है मेरे दोस्त, इनको आपस में यदि आप कनेक्ट कर देते हो तो इतना बड़ा जो इलाका मेरे दोस्त बनता है, ये हमारा था मौर्य साम्राज्य। तो पूरे भारत के इन भागों पे जो है मौर्य साम्राज्य अपना शासन कर रहा था। ठीक है, आइए फटाफट फिनिश करते हैं, मौर्य साम्राज्य को खत्म करने का कोशिश करते हैं। लिखा है कि कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, ये पूरे में फैला था सिर्फ और सिर्फ मगध साम्राज्य। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। यानी कि ये पूरे जो क्षेत्र है उनको नियंत्रण कौन कर रहा होगा? तो राजधानी से नियंत्रण हो रही होगी। बट राजधानी कहाँ है? तो बच्चों देखो राजधानी पाटलिपुत्र आपको यहाँ नजर आ रही है। पाटलिपुत्र यहाँ, तो क्या पाटलिपुत्र से ही सब जगह रूल हो जाता? तो बच्चों नहीं, इसीलिए इसने अपने प्रांत की राजधानी, देखो यहाँ बच्चों तक्षशिला आपको दिख रही है। इसके अलावा बच्चों आप और जो दूसरी इसकी राजधानी है, जैसे कि दूसरा यहाँ पे उज्जैनी देख सकते हो सेंटर में है ना। और एक और जो था हमारा वो कहाँ पे है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। दूसरा जो सेंटर था बच्चों प्रांतीय, वो यहाँ पे आपको इस मैप में नहीं दी गई है। ठीक है, अच्छा दूसरा मैप आएगा वहाँ पे बता देंगे। तो फिर भी ये इतने बड़े विस्तार है और कई सारे प्रांत थे, तो समझो प्रांतों के सहयोग से जो है इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज किया जा रहा था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इन केंद्रों का चयन जो है वो बड़े ध्यान से किया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पे स्थित था। और जो सुवर्णगिरी है, सोने की पहाड़, कर्नाटक में सोने की खादान के लिए उपयोगी था। तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो सुवर्णगिरी मेरे दोस्त कर्नाटक में मिलेगा। सुवर्णगिरी कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त हमें? तो कर्नाटक में। तो ये देखो हमारे इधर कर्नाटक वाले पार्ट में आ गए। यहाँ देखो ब्रह्मगिरी है, इसी के आसपास में मेरे दोस्त सुवर्णगिरी है। अच्छा, तो ये मैंने राज्य को छोटा कर दिया ना, ये और है। कैसे मैं अंडरस्टिमेट कर सकता हूँ मगध साम्राज्य को? तो नीचे तक भी है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त देख सकते हो एक लोकेशन, इधर आपका सुवर्णगिरी जो है साउथ इंडिया में है ना। ये उज्जैन देखो सेंटर में है,
तक्षशिला बिल्कुल नॉर्थ में है और तोशिली हमारा हो सकता है बिल्कुल वेस्ट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इन प्रांतों के माध्यम से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है इन्हें रूल किया जा रहा था। आइए अब बात करते हैं कि ये जो हमारा साम्राज्य है उसके संचालन के लिए भूमि और नदियाँ दोनों जो है वो आवागमन का कार्य करता था। राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या फिर कई महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यात्रियों की खान पान की जो व्यवस्था है, उसकी जो सुरक्षा है वो भी करनी पड़ती होगी। नहीं तो आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाओगे, जाने में महीने दिन का समय लगेगा, फिर इस बीच में खतरा भी तो था। तो इसकी सुरक्षा करना, खान पान की व्यवस्था करना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सेना जो है सुरक्षा करती है और सुरक्षा करने के लिए सेना बहुत प्रमुख माध्यम होती है। मेगास्थनीज जो है सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख करता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे इस प्रकार अभी के समय में, वर्तमान समय में जो सेना होती है उनका मैनेजमेंट करने के लिए कई लेयर्स की कमिटी होती है और कई लेयर्स में बटा हुआ रहता है, लेयर बाय लेयर होती है ना। तो यहाँ पे जो है इन सेना को संचालित करने के लिए एक समिति होती है और 6 उप समिति है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपको ये याद रखनी है कि सेना का संचालन कौन करता था मेरे दोस्त? तो सेना का जो संचालन है वो समिति और उप समिति, समिति एवं उप समिति के माध्यम से होता था। ठीक है, इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था। एक समिति का काम है नौसेना चलाना, दूसरी समिति का काम है मेरे दोस्तों यातायात को संभालना, और तीसरी का काम है नहीं दूसरा का काम है यातायात और खान पान को संभालना, तीसरे का काम है पैदल सैनिकों को संभालना, चौथा अश्वारोही, पांचवा रथारोही और छठा जो है वो हाथी का जो काम है मेरे दोस्त उसका संचालन कर रहा। आइए अब मैं इन समितियों के बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो कितनी समिति है मेरे दोस्त? तो समिति याद रखना, एक समिति है, एक समिति है और 6 कितने हैं? तो ये 6 जो है हमारा वो उप समिति है। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी पड़ी है ना। तो ये जो उप समिति है मेरे दोस्त उनमें से कौन कौन है? तो एक का काम होता है बच्चों नौसेना को संभालेगा, नौसेना संभालने के लिए। दूसरा जो है वो यातायात को संभालेगा, जब सेना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो यातायात की जो व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था प्लस खान पान की जो व्यवस्था है वो दूसरी उप समिति करेगी। तीसरी उप समिति का काम है जो पैदल सैनिक हैं उनका मैनेजमेंट करना, कोई छूट तो नहीं गया, कोई खो तो नहीं गया। और नेक्स्ट होता है जो अश्वारोही है, अश्वारोही मतलब जो घोड़े से यात्रा कर रहा है। और नेक्स्ट है रथारोही, रथारोही मतलब जो रथ से जा रहा है उसका मैनेजमेंट संभालना। और अगला है बच्चों जो हाथियों से जा रहा है, जो हाथियां हैं तो हाथियों के संचालन के लिए एक अलग से जो है हमारा देख पा रहे हो यहाँ पे उप समिति बनी पड़ी है। ठीक है, और जो यातायात की व्यवस्था करने वाला है ना दूसरी उप समिति के थोड़े से और भी कार्य थे। इनका जो कार्य है इस यातायात में पता है क्या क्या आता है? तो यातायात के काम में कि बैलगाड़ी की व्यवस्था करना है ना, बैलगाड़ियों की जो है व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना और जानवर की चारे की व्यवस्था। तो भोजन प्लस जो जानवर है उनके लिए चारा, उनके लिए जो चारा है इनकी व्यवस्था करना उनका काम होता था। ठीक है, और साथ ही साथ सैनिकों की देखभाल के लिए जो सेवक हैं है ना, ये जो सेवक है बच्चों यातायात में जो सेवक लगेंगे, जो सैनिकों की देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, इनकी भी जुगाड़ करना बच्चों वो दूसरी उप समिति का कार्य था। बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, भोजन चारा की व्यवस्था करना, सेवक की व्यवस्था करना, खान पान के साथ यातायात की व्यवस्था करना, ये उप समिति का काम होता था। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जो सेना है उसकी नियंत्रण जो है वो हो पाती थी। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए, यानी पूरे साम्राज्य को एक बनाए रखने के लिए अशोक ने क्या किया? तो अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए अशोक ने कई प्रयास किए और उनमें से ही एक प्रयास है दोस्तों धर्म का प्रचार। और धर्म का प्रचार का जो मकसद था वो क्या था? पूरे देश के जितने भी संप्रदाय और भाषा बोलने वाले या फिर जितने भी धर्म के जो लोग हैं उन सबको प्रॉपर अधिकार मिले और उनके बीच में सामंजस्य पैदा हो। धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। वो क्या मानता है कि भाई यदि जो लोग धर्म को फॉलो करेगा तो धर्म के माध्यम से है लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सरल होगा और अच्छा रहेगा। और ये सिर्फ उस समय का नहीं,
ये कहता है भाई, अशोक कहता है कि वर्तमान समय में भी और फ्यूचर में आने के हम लोग के लिए भी कह रहा है, तो फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। धम्म का प्रचार के लिए इसने धम्म महामात की स्थापना करी, जिसमें विशेष अधिकारियों को लगाया। तो यहाँ देखो धम्म का प्रचार इसने कैसे किया, तो प्रचार करने के लिए इसने महामात की स्थापना करी। महामात जो है एक विशेष अधिकारी थी, उसकी नियुक्ति करता है और इसका काम था धम्म का प्रचार करना। इस प्रचार करने के लिए ये विदेश भी जाता है, ये श्रीलंका तक भी अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को भेजता है प्रचार करवाने के लिए। आइए अब मैं आपको अशोक के धम्म के बारे में थोड़ी और भी चीज़ें बता दूं कि जो अशोक है वो धम्म के पालन के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता रहा है। तो धम्म के पालन के लिए बच्चों आपको क्या है, प्राणियों की हत्या नहीं करनी होगी। प्राणियों की हत्या नहीं करना है, पाप है। दूसरा, माता पिता की जो है वो सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करना है। इसके अलावा जो वृद्ध हैं आपके आसपास में, तो वो उन वृद्धों की सेवा करना। नेक्स्ट है गुरुजनों का सम्मान करना, गुरुजनों की सम्मान करना है ना। जो आपके मित्र हैं बच्चों, जो आपके मित्र हैं, तो मित्रों की, परिचितों, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं परिचितों की, और इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं दोस्तों, जो आपके ब्राह्मण हैं ना, तो ब्राह्मणों की जो है, और बाकी जो आपके दास हैं उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, ये कुछ कंपलसरी नियम हैं। तभी आप जो है सही मायनों में धर्म का जो है वो पालन कर सकते हो। और भी कुछ है तो यहाँ पे है अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। मतलब ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है, खर्चा भी कम करना है, और साथ ही अल्प संचय करना है, बचा के रखना भी कम है। तो किसी प्रकार का मोह माया नहीं रहेगा, है ना। और सादगीपूर्ण जीवन जीना है, सादगीपूर्ण जीवन जीना है। यदि आप ऐसा कर पाते हो, यदि आप ऐसा मेरे दोस्त कर पाते हो, तो सही मायने में आप अशोक का धम्म के जो है वो पालन कर रहे हो, धम्म को मान रहे हो। और यदि ऐसा करते हो तो आपका जीवन जो है वो अच्छा होने वाला है। कहीं पे कोई दुख तकलीफ किंतु परंतु नहीं, और लड़ाई झगड़े वो सब भी नहीं है। अच्छा, अशोक के धम्म तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें कुछ दुर्गुण भी बताया गया। अशोक ने क्या करे हैं, अशोक के धम्म में कुछ दुर्गुण के बारे में भी जिक्र है। कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो पहला, उग्रता नहीं करनी है, किसी से भी बात करनी है तो शालीनता पूर्वक बात करनी है, उग्रता नहीं। क्या नहीं, तो बच्चों उग्रता नहीं। दूसरा, उसके बाद निष्ठुरता नहीं, निष्ठुरता, किसी के प्रति जो है हम लोग बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, वो नहीं होना है। क्रोध नहीं शो करनी, क्रोध जो है हमको प्रदर्शित नहीं करना है। चौथा हमारा क्या है, तो चौथा है मेरे दोस्त गर्व, ज़्यादा गर्व नहीं करना है, घमंड में नहीं जीना है, और किसी से बच्चों ईर्ष्या भी नहीं करनी है। यदि आप ऐसे करते हो तो आपका जीवन सफल है। तो ये अशोक ने 5 दुर्गुण के बारे में बताए हैं। अशोक जो है दूसरा और सातवां जो उनके अष्टम लेख होते हैं उनमें इसने धर्म की परिभाषा वगैरह जो है वो दे दी है, ठीक है। और अशोक की जो बात है वो आज भी प्रासंगिक है। अशोक जो है जितने भी देख सकते हो जो बातें बताई है, आज भी हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातों को हम लोग मानते हैं। जैसे कि देखो, प्राणियों की हत्या अभी भी हम लोग कहते हैं पाप है, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना आज भी हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, भले सामने से देख करके मुंह घुमा के लोग चल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो है। अल्पव्यय, ये बात थोड़ा सा कठिन हो गया, हम लोग खर्चा भी बहुत करते हैं और बचाने का प्रयास भी बहुत करते हैं। सादगीपूर्ण जीवन देखो हमारे जीवन से निकलता जा रहा है। उग्रता, हम लोग बार बार उग्र हो जाते हैं, निष्ठुरता बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया है, अपने आप पे घमंड करना, दूसरों से जलन करना, ये धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बट कहीं ना कहीं इसे आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा महात्मा गौतम मीन्स अशोक का धम्म नीति। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की समाप्ति पे चलते ही, हमारा पार्ट 2 था, और छोटा सा टॉपिक फिनिश करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 3 जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। और पार्ट 3 जो है मेरे दोस्त, वो हो सकता है इस चैप्टर को एंड करेगा। अभी हम लोग पॉइंट मीन्स जो टॉपिक हो 3.3 में, और हमें जो है कुल 8 टॉपिक जो है वो फिनिश करनी है। तो हमने 2 पार्ट्स में
3.3 यानी कि 4 तक हम लोग पहुंच गए। तो बाकी के 4 ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी कि चैप्टर समाप्त हो जाए। बच्चों देखो, आप ना कोई छोटे मोटे क्लासेस की वीडियो नहीं देख रहे हो, आप बच्चों क्लास 12 इंटरमीडिएट होती है तो क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो। ये जो हिस्ट्री है क्लास 12 की, वो बहुत मायने रखती है जो आर्ट्स लेकर के आगे की पढ़ाई करता है। कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो है उनकी प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे बेस्ड होता है। तो ये हल्के में इसको नहीं ले सकते हो, और इसको आसानी से जो है एक वीडियो में, 2 वीडियो में और शॉर्ट वीडियो बना के ख़त्म करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो यदि आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर धीरे धीरे आसानी से पढ़ना शुरू करते हैं ना। मीन्स पढ़ रहे होते तो हमें याद रहती है, एक ही साथ सारा पढ़ लो तो ही ना याद रहती है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, धैर्य रखनी है। चैप्टर फिनिश होगी, हम लोग चैप्टर सेकंड, अभी पार्ट सेकंड में है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आते आते चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को बच्चों लोग फिनिश कर लेते हैं एक बार। वीडियो में पूरे बने रहें, एंड तक बने रहें। काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ। आपको मैं एंड में बताऊंगा तीसरी जो बौद्ध संगति है वो कब हुई थी और किसके समय काल में हुआ था। फर्स्ट क्या था बच्चों, चलो एक कमेंट बॉक्स में बता दो, फर्स्ट बौद्ध संगति कब हुआ था। सेकंड बौद्ध संगति जो है वो कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जो है आप नाम बता दो, बस किसके समय काल में होता, बस ये नाम बता दो। मैं यहाँ पे अभी तीसरी जो है वो कब हुई थी, मीन्स किसके समय काल में हुआ है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि 1 और 2 मैंने बता रखी है। आगे है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है वो सबसे प्रमुख काल माना गया मौर्य साम्राज्य का। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, इन सभी इतिहासों को कब लिखा गया है, तो बच्चों ध्यान देना, 19वीं सदी में आने की अंग्रेज के ज़माने में 1872 के बाद जो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, तब जाकर के इतिहास को लेखन शुरू होती है। इस समय जो भारत के ब्रिटिश साम्राज्य हैं उनके अधीन जितने भी औपनिवेशिक देश था, तो भारत भी उनका एक औपनिवेशिक देश था। तो 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को जब प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की संभावना मिली तो ये अपने आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि किसी को विश्वास लग ही नहीं रहा था कि भारत में इस प्रकार के जो साम्राज्य हैं वो हो सकते हैं। तो भारतीयों को अपने आप पे गर्व करने के लिए कि जो अंग्रेज लोग आज हमारे पर आकर के अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो हम भी अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। हमारे पास भी मौर्य साम्राज्य जैसा साम्राज्य था जो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रूल किया करता था और अंग्रेजों के जैसा क्रूरता नहीं करता था, है ना। तो इसी पे हम लोग गर्व कर सकते थे। तो ये कहानी जो है बहुत उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। और जो भी मूर्तियां मिल रही थी और उस जमाने में जितने भी हथियार हो या फिर जो कैसे तो पुरातत्व मिल रहे थे, पुरातत्व मीन्स जो प्राचीन वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को पा करके, इनकी कला को देख करके हम सबों ने उनकी जो कितनी महानता है मौर्य साम्राज्य की उसको माना। इतिहासकारों को लगा कि जो अभिलेख पर लिखे संदेश हैं ये शासकों के अभिलेख से भिन्न हैं। अभिलेखों पर लिखे जो संदेश हैं वो शासक के अभिलेख से भिन्न हैं। उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक जो है बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो हर जगह देखने को मिलती है। पूरे भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण के कर्नाटक तो जो अभिलेख हैं अशोक के वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो अशोक के बारे में ये अनुमान लगाते हैं कि अशोक जो है वो कैसा था, शक्तिशाली था और बहुत परिश्रमी था। साथ ही बाद के उन राजाओं की उपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। तो अशोक जो है इतना शक्तिशाली और विस्तारित था, लेकिन इसने अपने साथ कोई उपाधि नहीं लगाया खुद से। इस अशोक ने अपने साथ कोई उपाधि नहीं लगाया, नाम अशोक बस अशोक है, अशोक के बस अशोक है। लेकिन इसके बाद कई सारे रूलर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, अपने नाम के साथ में कई सारी उपाधियां खुद से जोड़ लेते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना कि काम बहुत बड़े बड़े, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है ना। तो ये चीज़ था। तो और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों, है ना। क्या लिखा है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। देखो साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य कितना साल तक चला बच्चों, मात्र 150 साल, यानी कि 150 साल के बाद जो मौर्य साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है, इसका स्थान कोई और ले लेता है। मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो है उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक आते हैं, नए रजवाड़े आते हैं और मौर्य साम्राज्य जो है मेरे दोस्त धीरे धीरे पुनः समाप्त हो जाता है, इसका स्थान कोई और ले लेता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मेरे दोस्त, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो,
ये है बच्चों राजमार्ग के नवीन सिद्धांत। तो जो राजधर्म, सॉरी राजमार्ग नहीं, राजधर्म है। तो राजधर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं, राजा का क्या नियम होना चाहिए, राजा की क्या नीति होनी चाहिए अपने प्रजा के प्रति, इनके बारे में मीन्स जो पॉइंट 4 है हमें वहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद दैविक राजा के बारे में, और इन सिक्कों के बारे में, जो कुषाण सिक्का है उसके सामने के हिस्से, पीछे के हिस्से, इनके बारे में पढ़नी है ना। तो ये देखो कुछ चित्र वगैरह, फिर हमारा जो चैप्टर है मेरे दोस्त वो फिनिश हो जाएगी। पॉइंट 5 फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट 6, और यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा पॉइंट 6.2, ये कुछ मैप दी गई हैं, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है मेरे दोस्त वो समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी की जैसे और भी बाद के नेक्स्ट पार्ट के जो वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आता रहूँ। तो आई नीड योर मोटिवेशन, आई नीड टू मोटिवेट, just give your response, like the video, comment your opinion and subscribe the channel, also share it with your near and dear friends। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।